नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के सीईओ एबाला से बात की थी और उन्होंने हमें विस्तार से म्यूचुअल फंड के बारे में और अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन आज हम समृद्धि के सबसे पुराने और चिरंतन प्रतीक पर बात करेंगे। हम गोल्ड पर बात करेंगे। समृद्धि का इससे पुराना शास्त्र और कौन सा है? कितना पुराना? बल्गारिया के मैक्रोपोलिस में मिले सोने से बने सामानों की उम्र ईसा से 5000 साल पहले की है। यानी वहाँ ईसा से करीब 7000 साल पहले सोना निकाला जाता था। इजिप्ट के लोग करीब ईसा से 2500 साल पहले न्यूबिया में गोल्ड माइनिंग करते थे। दुनिया हर सदी में बदल जाती है, मगर समृद्धि से सोने का रिश्ता पिछले 10,000 साल में भी नहीं बदला। पिछले 10,000 साल से सोना समृद्धि का एकमात्र विकल्प है और आज तो सोने की कीमत 1 लाख रुपए 10 ग्राम से ऊपर है। अब इस तेजी के लिए कोई नया रिकॉर्ड नहीं है। तो आइए आज हम बात करें सोने पर उनसे, गोल्ड को जिनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे साथ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के सीईओ सचिन जैन। दुनिया में सोने को लेकर जो भी अधिकृत जानकारी है, जो भी ट्रेंड है, उनके बारे में सचिन से बेहतर कोई नहीं जानता। और सचिन से बेहतर हमें कोई बता भी नहीं सकता कि सोना आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा, क्या होगा, किस स्तर पर कीमतें जाएंगी और दुनिया की सरकारें और केंद्रीय बैंक गोल्ड को लेकर अपनी रणनीति कैसे बनाएंगे। दुनिया के बैंक बिल्कुल बौराए हुए गोल्ड खरीद रहे हैं। सामान्य ग्राहक सोने की कीमत, बढ़ती कीमत को लेकर हतप्रभ हैं कि भविष्य किस दिशा में जाएगा। सचिन द बोनस के इस खास शो में, समृद्धि शास्त्र में, आपका स्वागत है। सचिन आज हमारे शास्ता हैं, हमारे गाइड हैं और हमें सोने की दुनिया के बारे में, सोने के निवेश के संदर्भ में और गोल्ड में क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में हमारे सवालों के जवाब देंगे। सचिन, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को आपने अपने इतने इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पर बुलाया। और जैसे आपने बोला कि एक गाइड की तरह से हो रहा है, ये तो गाइड तो ऊपर वाला है, लेकिन जितनी मेरे को जानकारी है मैं बिल्कुल खुल के सबको बताना चाहूँगा। और आपके द्वारा एक जो मिस्ट्री बोलते हैं गोल्ड की है, और एक कई बार कन्फ्यूजन, कई बार अपॉर्चुनिटी, जो मेरे द्वारा मैं आपके दर्शकों को बता पाऊँगा, विल बी माई प्लेजर। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम समृद्धि शास्त्र शुरू करते हैं सचिन के साथ अपनी बातचीत। और सचिन की अपनी यात्रा से हमारी यह यात्रा शुरू होगी। मेरठ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सामान्य दुनिया से डी बेयर्स और स्वाच जैसी लग्जरी ब्रांड्स तक, इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स तक, ये यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे यहाँ तक पहुँची? अंशुमान जी, जैसे बोलते हैं कि मेरे को लगता है मैं बहुत एक आभारी हूँ ऊपर वाले का। एक जिसे कहते हैं, मैं बहुत लकी रहा कि एक भारतवर्ष में जिस समय हमने अपना करियर शुरू करे, जो चेंजेस हमारे देश में आ रहे थे, आई बीन लकी कि मैं ऐसी जर्नी में रहा कि ग्लोबल ब्रांड्स और एक प्रीमियम कस्टमर, और उसमें मेरा पूरा करियर बना है। स्टार्टिंग मैंने करी थी अपैरल ब्रांड में, बेनेटॉन जो इटालियन ब्रांड है, उसके बाद मैं घड़ियों का ब्रांड है स्वॉच ग्रुप, उसमें काफ़ी समय काम करा मैंने। उसके बाद एक याद्रो ब्रांड है स्पेनिश, जो होम पोस्टलिंग का ब्रांड है। और उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली डी बेयर्स में, जिसमें करीब 14 साल मैंने काम किया। और उसके बाद मैं हीरो से सोने में आया पिछले साल। तो ये सिर्फ एक लक बोले या ऊपर वाले की कृपा बोले तो उस हिसाब से मेरा करियर रहा। लेकिन इस दौरान मैंने जो चेंजेस हमारे भारतवर्ष में देखे हैं, जो चेंजेस हमारे कंजम्पशन में देखे हैं, ट्रांसपेरेंसी देखी है, उसका मैं मतलब एक जागता हुआ एक साथ साथ में चला हूँ। एंड वो चेंजेस काफ़ी रही हैं। और मेरे को लगता है कि ये जो अगला डेकेड या 2 डेकेड हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक दिशा हमारे को दी है विकसित भारत 2047 की, मुझे लगता है कि उनका जो ये विज़न है, उनकी डेस्टिनेशन हमारे सामने रखी है। हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसमें आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो समय है हमारे लिए भारतवर्ष के सामने, ऐसा समय किसी और देश के सामने नहीं है। तो आई थिंक वी ऑल आर वेरी लकी कि हम इस समय में अपने करियर में और जो भी हम कर रहे हैं उसको पूरे अच्छे से करें। सचिन, डे बेयर्स में काम करने का एक अपना अनुभव होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, बहुत सारे सवाल हैं, बेहद रहस्यमय कंपनी भी है डे बेयर्स के। कोई तजुर्बा, कोई कहानी कोई आपके पास हो जो आपको लगे कि डे बेयर्स में काम करके आपको बिल्कुल अलग महसूस हुआ? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के बाकी कॉर्पोरेट्स की तुलना में बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। हीरो का जो व्यापार है वो हमारे, अगर आप देखें, पहले मैं भारतवर्ष के बारे में बात करूँगा, फिर डे बेयर्स के बारे में। तो जो कंट्रीब्यूशन एक हीरे के व्यापार ने हमारे देश में करी है, वो अनबिलीवेबल है। आप देखिए कि ये जो व्यापार हमारे देश में शुरू हुआ, करीब एंड 60s 70s में शुरू हुआ,
ये उससे पहले इज़राइल में, यूएस में, एंटवर्प में, यहाँ पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड था। और सिर्फ जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हिंदुस्तान के, भारतवर्ष की थी, उन्होंने धीरे धीरे मैग्नेटाइज करके इंडिया में ये व्यापार लाना शुरू किया। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि पिछले अगर आप 5 से 7 साल में देखें तो 15 में से 14 हीरे इंडिया किसी वर्ष किसी ज़रिए आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो इंडिया एक ग्लोबल व्यापार में बिल्कुल नर्व सेंटर बन गया है, और प्योरली जो यहाँ की एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है उसकी वजह से। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हम एक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और डिबेयर्स एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी है। और मेरा हमेशा से कहना रहा है कि डिबेयर्स में, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जहाँ पे हूँ, यहाँ पे एक तो आपको हर एक को एक सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, वो सब मिलता है। तो मेरे को लगता है जब भी हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक हमारे को एक सोशल रिवॉर्ड भी मिलता है। आप जहाँ जाते हैं, आप दोस्तों के बीच में जाएंगे और आप बोलें कि मैं हीरो के व्यापार में हूँ या आप सोने के व्यापार में हूँ, तो आपको हर एक को एक इंटरेस्ट आता है और सबको एक उत्सुकता होती है पूछने की कि अरे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो एक वो सोशल रिवॉर्ड डिबेयर्स में रहने को मिला। और जैसा आपने कहा, एक महत्वपूर्ण चीज़ को ऐसी चीज़ हो, तो एक हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल डायमंड और सोर्सिंग, जो बोलते हैं भाई माइंड टू फिंगर अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप डिबेयर्स में होते हैं आप रियल आंख से देखते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, जो अमेजिंग काम वहाँ माइंस में हो रहा है, पूरा रिस्पॉन्सिबली एनवायरनमेंट के प्रति काम हो रहा है पूरी वैल्यू चेन पे, उस चीज़ को जब आप रियली देखते हैं, इट इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। तो एक वो सेंटेंस से टिक करने को नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में जो हमारे माइनिंग मेंबर्स हैं। जब आप बोलते हैं रिस्पॉन्सिबली एक काम करा जाए, आज के एक फेज़ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं आपको एक वो बताऊँ कि पूरे संसार में जब से, मतलब जैसे आपने बोला कितने हज़ार साल से गोल्ड माइन हो रहा है, मैं उसका भी एक आपको वो दूंगा। लेकिन अगर आप सोचे इतने हज़ार साल से डायमंड माइन हो रहे हैं, तो अगर आप एक विजुअलाइज़ करिए, क्योंकि हम बॉम्बे में बैठे हैं, तो मुंबई की डबल डेकर बस को अगर आप विजुअलाइज़ करें, तो उसको करीब 60% अगर वो बस में सारे विश्व के डायमंड फिट हो जाएंगे विद अबाउट 30-40% रूम टू स्पेयर। सो सिर्फ इतने ही रहे हैं। अगर आप सोने को देखें, तो अगर आप विजुअलाइज़ करिए कि करीब 25 से 26 मीटर का पूल, जिसमें स्विमिंग पूल को अगर जाएं, और अगर आप उसका एक क्यूब बनाएं, इतना ही सोना पूरे संसार में रहा है। तो इट इज़ क्वाइट अमेजिंग कि ये चीज़ें इतनी ये हमारी पार्ट ऑफ सोशल फैब्रिक हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन है, जैसा बोला 10,000-15,000 साल से हैं, लेकिन इतना ही ये प्रेशियस चीज़ें एक कुदरत ने हमें एक गिफ्ट दी है। हमारी बातचीत सोने पर हीरे पर बात निकली है, तो थोड़ा और 1-2 सवाल हम कर सकते हैं। जैन और हीरे का बड़ा गहरा रिश्ता है। पालनपुरी जैनों ने अश्किनाजी ज्यूज़ के साथ एंटवर्प में हीरे का कारोबार शुरू किया था, और भारत का जो गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री है, इसकी जड़ें भारतीय जैन परिवारों के एंटवर्प के ज्यूज़ के साथ रिश्तों तक जाती हैं। क्या इसे कभी आपने समझने की कोशिश की? बहुत डिटेल में। और अगर आप देखें तो एक ये बिज़नेस बड़ा सबसे एक शब्द के ऊपर टिका है, सबसे एक शब्द के ऊपर, वो है ट्रस्ट। सिंपल। और अगर जैनी, मैं भी जैन हूँ, हाँ, इसीलिए अगर आप उसमें जाएं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं और जिस तरह लाइफ लीड करी जाती है, उसमें पालनपुर क्यों ग्रो किया, उसमें ऐसा नहीं था कि एक इंडिविजुअल ने और एक कंपनी ने सिर्फ अपना नाम आगे बढ़ाया, वो पूरी कम्युनिटी को आगे लेके चले। जब वहाँ से पालनपुर से लोग सूरत आए, तो पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करा, एक जने ने दूसरे को करा, छोटे तौर पे, बड़े तौर पे। बल्कि पिछले हफ्ते में बहुत बड़े हमारे डीमॉन्टेर हैं, उनके साथ मैं खाना खा रहा था, और उनकी 85th बर्थडे थी। तो उनसे मैंने पूछा कि आपके पुरानी कुछ बातें बताइए। तो जो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जब उस समय आप करियर शुरू करें तो आपका, और देखिए जब एक व्यापार बढ़ रहा है तो आप एक दूसरे जने को भी अपने बिल्कुल अपने गाँव से, अपनी कम्युनिटी को लेके आते हैं, तो आप देखिए कि वो आपका कंपेटिटर बनेगा। तो आप एक ओपननेस थी कि आप दूसरे बंदे को भी इसी व्यापार में ला रहे हैं, लेकिन ओपननेस थी कि अगर हम साथ काम करेंगे तो पूरा एक कम्युनिटी आगे बढ़ेगी और बिजनेस आगे बढ़ेगा। बड़ी अलग बात है। तो खाने पीने से लेके, छोटी चीज़ों से लेके, कि आप एक पुड़िया है तो उसको अपना आप सेफ में रख दें, तो बड़ी छोटी चीज़ों से लेके आज देखें तो काफ़ी बड़े दौर पे एक कोलैबोरेशन है। तो मेरा सोचना ये है कि सेम तरह से जैसे इजराइल में जूस भी इस तरह काम करते थे कम्युनिटी को लेके, और यही इस तरह से ये आगे बढ़ा। लेकिन 100% मार्क्स टू देम एंड डिबेयर्स कि उन्होंने साथ मिल के इस इंडस्ट्री को बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेके आए हैं। अगर आप सूरत में जाएंगे
तो वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, आप यहाँ हमारे से बिल्कुल पास में भारत डायमंड बोर्ड्स है, आप वहाँ जाके देखिए सर, वो जो सेटअप हैं वो इतने सिक्योर्ड हैं जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और एज अ इंडियन यू ओनली फील प्राउड कि आप ये हमारे देश में इस तरह का सेटअप है। तो सर, जब तकनीक नहीं भी आई थी उस दौरान भी भारत के पालनपुरी जैनों और एंटवर्प में डायमंड का बिजनेस करने वाले अश्केनाजी जीव्स के बीच में ट्रस्ट का बहुत मजबूत रिश्ता था। अब जबकि तकनीक इतनी बढ़ चुकी है, दुनिया का ट्रेड भी बढ़ चुका है, अभी भी वो रिश्ता, वो भरोसा कायम है। क्योंकि जब भी आप एंटवर्प की गलियों में जाएं तो आपको वहाँ या तो जैन बात करते दिखेंगे या ज्यूस बात करते दिखेंगे, और यही दो कम्युनिटी हैं जिन्होंने दुनिया के में इतने छोटे से, जिसको आपने बताया कि सारे हीरे केवल एक 60% बस में आ जाएंगे, उसे संभाल रखा है। तो वो विश्वास अभी भी कायम है? बिल्कुल कायम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जैसे भारतवर्ष की एक इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, चाइना की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, तो पूरी जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एंटवर्प में थी, क्योंकि कंजम्पशन अब थोड़ी ईस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड में ज़्यादा है, तो वो फिजिकली मूव हो रही है। तो दुबई हुआ, इंडिया हुआ, हांगकांग हुआ, ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो यही चेंज है, लेकिन वो जो ट्रस्ट है, वो जो इनके रिलेशनशिप्स हैं, वो लाइफ टाइम आगे चलें हम सोने पर। एक आखिरी हीरे पर सवाल कर लें, क्योंकि डिबेट्स से आप रहे हैं। लैब ग्रोन डायमंड ने दुनिया के डायमंड बाजार को बदल दिया, क्या सोने में भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, लैब ग्रोन डायमंड मेरे हिसाब से, पहले क्योंकि आपने हीरे पे बोला तो मैं लैब ग्रोन डायमंड पे 1 मिनट बोलना चाहूँगा कि लैब ग्रोन डायमंड ने इम्पैक्ट किया है, लेकिन मेरे को लगता है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा है। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे एक क्लियर डिवाइड हुआ कि नेचुरल डायमंड क्या है और लैब ग्रोन डायमंड क्या है। नेचुरल डायमंड है एक स्टोर ऑफ वेल्थ, एक फैमिली, एक हेरिटेज, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि भाई रेनी डे है तो इसमें एक वैल्यू आपकी मेंटेन्ड है। जिस तरह से हमारे देश में पर्टिकुलरली आप जब ज्वेलरी खरीदते हैं, आप सिर्फ फैशन के लिए नहीं खरीदते, एक आप एसेट क्लास के उससे ज़रिए से खरीदते हैं, और ये डिवीजन होएगा। आज के मेरे हिसाब से इट्स टेम्परी कन्फ्यूजन। और लैब ग्रोन डायमंड का एक पर्पस है कि भाई इट इज़ फन, फ्रॉलिक, ईजी, फैशन एंड ऑल ऑफ दैट, और एक स्पेशल मोमेंट्स, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स ऑफ लाइफ में आप रियल चीज़ ही खरीदेंगे, ये आप डिफरेंशिएट देखेंगे। आपका जो सवाल रहा है कि ये गोल्ड में हो सकता है, नहीं हो सकता, आई नो काफ़ी अटैम्प्ट्स हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बन रही हैं। आज की डेट में एक अगर आप एस्टिमेट देखें कि ये कितना कॉस्ट करेगा, तो आज की डेट में करीब 300 से 350 गुना गोल्ड के प्राइस पे वो बन पा रहा है, या एक विजन है कि शायद बन पाएगा, लेकिन हु नोज़ कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो क्या रियलिटी रहेगी। तो हम वापस होने की तरफ चलते हैं। गोल्ड को आपने पहली बार कब महसूस किया, कब समझा, और जब जो पहला लेसन या पहली लर्निंग गोल्ड के साथ आपकी आई, वो इसकी कल्चरल वैल्यू थी या इकोनॉमिक वैल्यू थी? कहाँ से आपने गोल्ड को समझना और उसे महसूस करना शुरू किया? अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो हम जब आप भारतवर्ष में रहते हैं तो एक गोल्ड आपकी फैमिली का एक कनेक्टेड सोर्स शुरू से ही रहा है। हर जने के परिवार में, शादी में, ब्याह में, ब्रेकफास्ट टेबल पे आप जब कमाना शुरू करते हैं तो मम्मी कहती हैं या पिताजी कहते हैं कि भाई थोड़ी सी सेविंग गोल्ड में करो। तो एक गोल्ड हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया सोशल फैब्रिक। और हमारे भारतवर्ष में आपको एक इकोनॉमिक क्लास में होने की ज़रूरत नहीं है, हर जना कंज्यूम करता है। आपको हमारे हर एक के परिवार में एक फैमिली डॉक्टर है और एक फैमिली ज्वेलर है, तो आप वो भी देखें, काफ़ी डीप रूटेड एक कॉन्वर्सेशन है। तो मेरे अकेले के जीवन में नहीं, आई एम श्योर हम सबके जीवन में और आपके दर्शकों की ज़िंदगी में भी गोल्ड का रेफरेंस, गोल्ड की महत्वता शुरू से रही होगी। लेकिन गोल्ड को जो इकोनॉमिकली समझना, गोल्ड की एक साइंस समझना, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था डिबेट्स में, तो मैंने समझनी शुरू करी। लेकिन ये इतना गहरा एक मुद्दा है कि जिसमें रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ऑफ कोर्स पिछले 15 महीने में मैं गोल्ड में फोकस कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न, बट मुझे लगता है कि मेरी अभी भी देयर इज लॉट्स मोर टू लर्न इन गोल्ड। WGC गोल्ड माइनर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सारी माइनिंग कंपनियां इसे लीड करती हैं। जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं, जो मौजूदा माइंस हैं, उनमें सोने की क्वांटिटी घट रही है और वो हमेशा के लिए अक्षय नहीं है, हमेशा उसे नहीं निकाला जा सकता। 2030 तक गोल्ड की जितनी मांग आने वाली है उसे कैसे पूरा किया जाएगा? डीप सी माइनिंग की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सोने की कीमतें जिस स्तर पर हैं और जहां तक जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, उसमें गोल्ड की डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई साइड का जो चैलेंज है उसे WGC कैसे देख रहा है? सो WGC का एक्चुअली रोल माइनिंग की तरफ कम है अंशुमन, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा कि अगर आप देखें करीब 2,15,000 टन गोल्ड धरती के ऊपर है और करीब 40 से 50,000 टन धरती के नीचे है जो आइडेंटिफाइड है।
और ये दिस इज़ हैपनिंग जो हमारी माइनिंग पूरे संसार में चल रही है। जैसा कि आपने मेंशन किया कि हर एक माइन की एक एंड ऑफ लाइफ होती है, वो थोड़ा प्रोडक्शन डिफिकल्ट होती जाती है, थोड़ा डीप जाना पड़ता है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन एक जो चीज़ इमर्ज हुई है वो ये है कि सोना जो जिस दाम पे आज की डेट में सोना है और जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो एक जो डेल्टा अगर आप देखें उससे काफ़ी इन्वेस्टमेंट एक बड़े तौर पे माइनिंग कंपनी कर पाएंगी। तो हमारा सोचना है कि नई टेक्नोलॉजी, नई इन्वेस्टमेंट के साथ ये सप्लाई थोड़ी आ सकती है। लेकिन आई डोंट थिंक कि सप्लाई और जो डिमांड में बहुत सा गैप आने वाला है, और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कई आप सालों से देखें तो एक कंसिस्टेंट 3 से 3.5 हज़ार टन की प्रोडक्शन होती है, और इतनी करीब माइनिंग रहती है, और करीब 15 से 20% रिसाइकलिंग, जो कहते हैं कि कंज्यूमर गोल्ड के द्वारा गोल्ड खरीदता है या गोल्ड को इनकैश करता है, तो इतनी हमारी कंजम्पशन एनुअली रहती है। और मुझे नहीं लगता कि सप्लाई विल बी अ बिग डिफरेंस और कोई डेल्टा उसमें आने वाला है अगले 10 साल में पर्टिकुलरली। बट सचिन, करीब करीब 40% गोल्ड WGC के मेंबर निकालते हैं। अगर आप WGC के मेंबर्स की को देखें जो दुनिया की गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं, और ये सवाल बार बार उठता है कि WGC जानबूझकर या गोल्ड के प्रोड्यूसर्स जानबूझकर आप सप्लाई को चेक करते हैं, आपूर्ति को रोकते हैं, जिससे कि कीमतें बढ़ती रहें। इसे आप कैसे लेते हैं? नहीं, ऐसा है नहीं सर। ये एक सर्टनली एक मिसनॉमर नॉर्म है, क्योंकि 40% में अगर आप देखें तो हमारे 32 मेंबर्स हैं जो कई सारे देशों में काम करते हैं, और हर देशों में, मोस्टली इन देशों में एक गवर्नमेंट के साथ वो टाइप होते हैं। माइनिंग ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर एक चीज़ है कि आपने गए, आपने खुद दिया और जॉब करी। इस बड़ा ये सरकारों के साथ काम होता है, रेगुलेटेड है हर जगह। तो ऐसा एक नॉर्म एक सोचना गलत है, क्योंकि जितनी माइनिंग होती है उससे एक देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाती, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड चला रहा है। अब जैसे आप देखें कि चाइना है, एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि 25 वर्ष पहले चाइना में जिस तरह हम ऑलमोस्ट 95%, 98% जो हमारी कंजम्पशन है हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना भी ऐसे करता था। आप उसमें देखिए काफ़ी उन्होंने चेंजेस करे अपने लीगल सिस्टम में, इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने करी। आज की डेट में चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर गोल्ड का है। और हमारा सोचना है, हम भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं, और हमारा सोचना ये है कि कुछ ऐसे हमारा प्रोजेक्शन ये है कि अगर राइट चीज़ें अभी करी जाएं, कुछ लॉ में, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में, जो पोटेंशियल भारतवर्ष में है, हमें लगता है कि अगर ये चेंजेस आए और जो अगर हमारा ये आउटकम अच्छा निकलेगा, तो अगले 10 वर्ष के अंदर 15 से 20% जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो हमारे अपने सोने से आ सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई रोक रहा है सप्लाई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का पर्पस ये है कि गोल्ड को प्रमोट करे, ट्रांसपेरेंट करे, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लाए, और पर्टिकुलरली देशवर्षों और उनके जैसे माइनिंग की जो सिस्टम्स हैं उसको बहुत ट्रांसपेरेंट करे, जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ बेटर करे, और एक सरकारों को एक उनके देश से जो पोटेंशियल हो सके उसमें आगे बढ़ाए। मैं भारत पर आपके पास आऊँगा, लेकिन आपने चीन का जिक्र किया। चीन ने 1000 टन सोने का रिजर्व निकाला है। भविष्य में ये सोना बाजार में जाएगा, या ये मेरा सोना मेरा, यही स्ट्रेटेजी रहे? सी, अगर आप देखें, एक जो गोल्ड के कंजम्पशन के पिलर्स होते हैं, जिसमें बोला जाता है कि भाई किन सेगमेंट से गोल्ड कंज्यूम होता है, तो एक थोड़ा सा मैं उसका आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। तो एक नॉर्मली हम देखते हैं एक सेंट्रल बैंक्स बाइंग होती है, जो हर देश, आपको सेंट्रल बैंक जो हमारे रिजर्व बैंक है वो अपने देश को खरीदता है। उसके रीजंस रहते हैं कि आपकी एक दृढ़ता रहे, आपकी एक करेंसी रिफ्लेक्शन रहे, एक वो कंजम्पशन है। सेकंड ऑब्वियसली जो होती है ज्वेलरी की, बुलियन की, जो एक हम लोग खरीदते हैं एडोनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे देश में तो सोने का जो एक आभूषण के तौर पे कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत सालों से रहा, हमेशा रहेगा। तीसरा जो एरिया होता है फाइनेंशियल कंजम्पशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें फाइनेंशियल में 2 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल गोल्ड होती है और एक डिजिटल गोल्ड, जिसे बोले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। लेकिन प्योरली कंज्यूमर खरीदता है कि आज ये 100 का है, कल ये 110 का होगा, इसमें कोई रिटर्न मिले, और एक कॉन्वर्सेशन ये रहती है। हमारे भारतवर्ष में थोड़ा डीप रूटेड ये है, क्योंकि कंजम्पशन हमारे यहाँ कुछ अर्बन है, कुछ रूरल है। अर्बन में अगर आप बॉम्बे में मैं कुछ सर्वे करूँ कंज्यूमर का, तो आप बोलेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या स्टॉक के प्रति कैसा रहा, लेकिन आज प्राइस ऊपर है, आज प्राइस नीचे है। अगर आप रूरल इंडिया में सर्वे करें तो कंज्यूमर कंप्लीटली प्राइस एग्नोस्टिक रहता है। अगर मेरे पास 5,000 रुपये पर महीने बचाने को हैं तो सोने में लगाते हैं, और जो रिलेशनशिप एक हमारे भारतवर्ष का सोने के साथ है बहुत डीप रूटेड है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों, क्योंकि एक ये फंजिबल है, आप ये कभी लिक्विड हो सकता है, हेज है, और एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग एसेट रहा है। किसी समय आप रात को 12 बजे जाएंगे, इसकी वैल्यू रहती है। और चौथा जो कंजम्पशन हम देख रहे हैं वो आ रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा।
अगर आप 10 से 20 साल पहले देखें तो हमारे यहाँ इस एरिया में कंजम्पशन होती थी कि डेंटिस्ट्री में हो गई कि सोने के दांत लगते थे। आज की डेट में अगर आप देखें तो कंजम्पशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स पे। तो जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेमोक्रेटाइज हो रही है, हर एक को मिल रही है, हमारा सोचना है कि इसमें गोल्ड का कंजम्पशन क्योंकि बढ़ रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट जरिया रहेगा। एक पांचवा पिलर हम एक देख रहे हैं इमर्ज होता हुआ, जो इस साल शुरू हुआ है और आपके दर्शकों में बताना चाहूँगा, वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर हमें लगता है कि आगे जाके बढ़ेगा। वो ये है कि जितने आप इंश्योरेंस फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, अगर आप उनका देखें तो भाई उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत मैसिव है, AUM उनके बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन बाय लॉ वो लोग गोल्ड में या कमोडिटी में पैसा नहीं लगा सकते, मेटल्स में एक ज़रिए से। तो काफ़ी सरकारों के साथ हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि एक अच्छे पोर्टफोलियो की हेल्दी डाइवर्सिफिकेशन के लिए करीब 10 से 15% अगर आप गोल्ड में लगाएं तो आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ बहुत मेंटेन्ड रहती है। हमने हिस्टोरिकली देखा है, ऑफ कोर्स आजकल तो प्राइस बहुत गोल्ड का बढ़ा हुआ है तो उसका एम्पलीफाइड इफेक्ट है, लेकिन उससे आपके एक पोर्टफोलियो की एक हेल्थ मेंटेन्ड रहती है। चाइना ने पहली बार अभी फरवरी एंड में लीगली अलाउ करा है 1% अपने AUM को पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज इसमें लगा सकती हैं गोल्ड में, और उसको रिव्यू नेक्स्ट ईयर किया जाएगा कि इसको कितना बढ़ाना है। अगर वो 1% भी आप देखें तो उसकी बहुत वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ी भयंकर कंजम्पशन है, और ये कंजम्पशन शुरू हो गई है। चाइना के जो आप आंकड़े दे रहे हैं, लॉट ऑफ इट इज़ जो अपने पोर्टफोलियो को पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनीज डाइवर्सिफाई कर रही हैं। तो ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गोल्ड होगा? नॉट नेसेसरली, ऐसा नहीं है कि, बट गोल्ड की कंजम्पशन वहाँ से आ रही है। तो एक जिसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अगर ये एक कंजम्पशन पैटर्न ये खुला, जो इम्पोर्टेंटली खुलना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पे भी आपको अच्छे से मैनेज अपने फंड्स को करना है कि इंश्योरेंस पे आप रिटर्न दे पाएँ, तो उसमें ये ज़रूर आगे बढ़ के खुलेगा। सर, भारत में सोने की माइनिंग खनन सीमित है, बहुत ही सीमित है। कुछ पुरानी ऐतिहासिक माइंस थी जो पहले के सदियों में सोना देती थी, और एक बेल्ट भी थी कोलार के आसपास जो बेल्ट थी, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे जैसा सोने की माइंस की अपनी एक उम्र होती है और वो ख़त्म हो गई। क्या आपकी भारत सरकार के साथ, जैसा आपने भी संकेत दिया कि बातचीत चल रही, भारत में कुछ नए क्षेत्रों में सोने की माइंस खोजने की कोशिश चल रही है? क्योंकि जियो पेनिट्रेटिंग रडार्स हैं, नए तरीके की टेक्नोलॉजी हैं, और जिनके थ्रू आप डीप कोर ऑफ द अर्थ तक मैप कर सकते हैं और ये जान सकते हैं। क्या आपको ऐसे संकेत मिले हैं? सर, हमारा भी इसमें काम शुरू हुआ है, कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, काफ़ी प्रिलिमिनरी है, और हमें लगता है कि जो इंडिकेशंस हैं कि काफ़ी हमारे पास डिपॉजिट्स हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में फ़र्क है नहीं है, और क्योंकि जो गोल्ड का प्राइस 10 साल 15 साल 20 साल पहले फ़र्क था, आज जो गोल्ड प्राइस है उसमें इकोनॉमिक वायबल हो सकता है। जैसे आपने कोल्हार माइन मेंशन करा, वहाँ पे माइनिंग क्योंकि वहाँ पानी है तो वो बंद हो गई थी, लेकिन और इकोनॉमिकली अनवायबल थी। तो अगर आप देखें 15 से 20 साल वो माइन बंद है, लेकिन 15 से 20 साल में जो गोल्ड का प्राइस है वो इतना डिफरेंट है कि आज की डेट में इकोनॉमिकल वायबिलिटी तो डेफिनेटली आ सकती है। तो काम भारत सरकार कर रही है, और आई एम श्योर जो भी हमसे रिक्वायरमेंट होगा, जिसे हम सपोर्ट करवाएंगे, हम काम करेंगे। तो WGC का एस्टीमेट क्या है, भारत में अभी कितने रिजर्व्स हैं, रिकवरेबल रिजर्व्स हैं, जो कि मौजूदा मौजूदा प्राइस के ऊपर इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है? सर, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक एस्टिमेट नहीं है, ये भारत सरकार का एस्टिमेट ही है। एक उसमें ही सर्वे के दौरान पे एक रिपोर्ट है, हम इस पे काम अब शुरू कर रहे हैं। हमें लगता है इसका एक एंड पॉइंट पे हम लेके आ पाएंगे। तभी रिजर्व्स की मैपिंग हुई है, कितना रिजर्व्स है? मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा, मेरे उस पर नहीं होएगा, लेकिन ये प्रिंटेड नंबर है। लेकिन वो सर्वे थोड़ा पुराना है, हम वो नया सर्वे कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी है, नई टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, और हमारा एस्टिमेट ये है, जिस तरह हमने इस इस ज्योग्राफी में नोटिस किया है कि ये पोटेंशियल बढ़ सकता है। आप काफ़ी सरप्राइज होंगे कि एक काफ़ी बड़ी माइनिंग कंपनी वर्ल्ड की है, उसने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट करी है पाकिस्तान में, जहाँ पे काफ़ी अच्छी उन्हें रिजर्व्स मिले हैं। तो ये बेल्ट जो है हमारी, ऐसा नहीं है पाकिस्तान और इंडिया की बहुत जोग्राफिकली बेल्ट बहुत फ़र्क है, उस बेल्ट में काफ़ी सोना होने की संभावना है। फिर भी ये माना जा रहा है, एक तरफ ये जो नए माइंस निकल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी है और कॉस्ट भी अब बढ़ी है सोने की, चूँकि कीमत इतनी है, लेकिन इसके बाद भी माना जा रहा है कि जो बड़ी माइंस हैं वो 2075 तक 2075 तक मैक्सिमम माइंस का प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। और WGC ये बात काम भी कर रहा है कि गोल्ड की एक सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए। उस पर कितनी सफलता मिली है आपको? उस पर एक्चुअली सर्कुलर इकोनॉमी से पहले हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि जैसे आप किसी एसेट इन्वेस्टर से किसी से बात करें तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई वो स्टॉक में लगाएं, कमोडिटी में लगाएं, इधर लगाएं।
लेकिन सोना हमेशा से एक मिस्ट्री रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सोने की ऑथेंटिसिटी है नहीं है, आप किस में लगा रहे हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ बिट ऑफ क्वेश्चन मार्क। और हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको हम बोलते हैं गोल्ड 247, और उसमें हम गोल्ड को डिजिटाइज एक ज़रिए पे लेके आना चाहते हैं। आप ये सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में जितना सोना है, आप सोचिए उसे अगर पिघला दिया जाए और एक ब्रिक बना दी जाए और आपको उसका एक पार्ट मिले, उस तरह से हम विजुलाइज कर रहे हैं। और अगर आपको उसका एक टोकनाइजेशन मिले तो आपको 100% क्लैरिटी हो कि ये फर्स्टली ऑथेंटिक है। अगर ये बोला जा रहा है कि 0.995 क्लैरिटी है और इसकी वो है, तो वो है। सेकेंडली ये एक्सेसिबल है 24/7, क्योंकि आज की डेट में गोल्ड का ट्रेडिंग और ये सब 24/7 नहीं हो पाता। और थर्डली ये फंजेबल है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, एक देश से दूसरे में मूव कर पाएँ। तो इस पर प्रोजेक्ट चल रहा है और काफ़ी ट्रायल हमारे हो रहे हैं विद इंपॉर्टेंट बैंक्स इन लंदन। और हमने रिजर्व बैंक इंडिया से इसके बारे में बात करी थी। दे वेरी कीन कि जब हम रेडी हों तो दे विल बी कीन टू ट्राई इट आउट इन इंडिया ऑल्सो। तो इस प्रोजेक्ट में ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और गोल्ड दोनों को मिलाने की कोशिश हो रही है। ब्लॉकचेन को क्रिप्टो ब्लॉकचेन को मिलाने की कोशिश हो रही है और इस गोल्ड के सप्लाई को टोकेनाइज किया जाएगा। टोकनाइज अभी जो आज की जिस तरह से टोकनाइजेशन को एक रेफरेंस दिया जाता है, नॉट लाइक दैट बट ऑथेंटिसिटी के साथ। और अगर जैसे आपने मेंशन किया ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट जरिया हो गया, तो हमारे जो मेंबर्स हैं उनमें से करीब आधे से ज़्यादा जो हैं, जो भी प्रोडक्शन आ रही है उनकी ब्लॉकचेन पे जा रही है। LBA में जो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, उनका सारा डेटा ब्लॉकचेन पे जा रहा है। सारे LBA में के जो रिफाइनर्स हैं उनका डेटा ब्लॉकचेन पे जा रहा है। तो इस पर बहुत तेज़ी से काम इस हो रहा है, क्योंकि हर एक का बिलीफ ये है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नॉट जस्ट ऑथेंटिसिटी कि गोल्ड आया कहाँ से है, इसकी जर्नी में किसी ने कुछ गलत काम तो नहीं किया है, चाइल्ड लेबर नहीं है, ऑल दोज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट टू द कंज्यूमर ऑफ द फ्यूचर। तो ये सब पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अच्छा, इस ट्रांसपेरेंसी में आपका जो डायमंड वाला एक्सपीरियंस है वो कितना काम आ रहा है? क्योंकि डायमंड के साथ ब्लड डायमंड्स, टेंटेड डायमंड्स, क्लीन डायमंड्स, ये डिबेट बहुत पुरानी है। गोल्ड में भी इस तरीके की डिबेट्स हैं क्या? नहीं, बिल्कुल है। उसमें जोग्राफी सेम है। क्या होता है कि कुछ ऐसी जोग्राफीज़ हैं, जैसे अफ्रीकन नेशंस जो हैं उनमें कई जगह एक तो भगवान ने वहाँ पे काफ़ी जैसे रिच एक गिफ्ट दिया हुआ है कि उनके रिसोर्सेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, गोल्ड है, आपका डायमंड्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी जोग्राफीज़ हैं जहाँ पे गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उन गवर्नेंस से जो प्रोडक्शन निकलती है उस पर कुछ कंट्रोल नहीं होता कहाँ जाता है, एंड वो फंडिंग ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उनके हाथों में जाती हैं चीज़ें। और ये इट्स नॉट अ डायमंड इशू और गोल्ड इशू, ये जोग्राफिकल इशू है। और बड़ी फोर्सेस वर्ल्ड में हैं जिन्होंने इसको कंट्रोल कर रखा है, काफ़ी इसको बेटर कर रहे हैं। लेकिन हमारा सोचना ये कि अब कंज्यूमर कल जब आएगा और आपकी पूरी जैसे लाइफ सेविंग एक यंग कंज्यूमर सामने रखेगा कि भाई मैं 2 लाख का 5 लाख का एक अपना आभूषण लेता हूँ, उनकी आस्क होगी कि अगर मैं अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहा हूँ तो इसको राइटली सोर्स किया गया है, पूरी जर्नी एक मेंटेन्ड है, और किस तरह वो एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये नीड ऑफ द आवर है। तो सचिन, अब हम दुनिया के सोने के बाज़ार से भारत के बाज़ार के भीतर आते हैं, और यहाँ बड़ा दिलचस्प सी परिस्थिति बनती दिखती है। सरकार एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आती है जो फेल हो जाती है, लोग उसमें पैसा नहीं देते। 25,000 टन सोना भारत के घरों में मौजूद है, ऐसा WGC के ही आंकड़े बताते हैं। लेकिन सरकार जब गोल्ड बॉन्ड जारी करती है तो उसमें इतना पैसा आ जाता है कि सरकार का खजाना हिल जाता है, और उसके बाद सरकार को स्कीम ही बंद करनी पड़ती। इसे कैसे देखते हैं आप? ये जो आपने बोला कि 3 अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। आपने बोला कि हमारे घर में परिवारों में 25,000 टन है, मुझे लगता है उससे भी शायद ज़्यादा ही होगा। और कई बार मैं ऐसी डिबेट में आता हूँ जिसमें बोला जाता है कि वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टर कौन रहा है, तो हमारे घरों की गृहिणी रही हैं, जो छोटा छोटा सेविंग के साथ सोना लेती रही और उनकी एक वैल्यू बढ़ी है। तो अगर आप देखें तो इंडिया का एक हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि घरों में पड़ा है, उसकी कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है। आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारे देश में कम रहा, और वो रहा बिकॉज हमारे एक दृढ़ता और एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट घरों में है। तो उसका एक रीज़न भी रहा है। जैसे आपने सेकंड पॉइंट मेंशन किया कि GMS स्कीम थी, जो इसका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन आप इकोनॉमी कैसे ला पाएँ। आई एम श्योर ये जिस तरह पहले बनी थी, नई चीज़ें हो रही हैं, सरकार काफ़ी उस पर काम कर रही है, और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि अभी छोटे समय में आप देखेंगे इसको किस तरह प्रोडक्टिव यूज में लाया जाए। लेकिन ये ऑलरेडी आता है। अगर आप देखें गोल्ड लोन स्कीम जो है, जो आज की डेट में ऑर्गेनाइज करीब 7 से 8 लाख करोड़ की है, और इतनी ही नॉन ऑर्गेनाइज भी बाज़ार में है। तो इतना सोना सिस्टम में आ ही रहा है
कि जिसमें आप अपने आभूषण लेके आते हैं, आप उसे गोल्ड लोन के द्वारा देते हैं और आपकी नीड्स जैसे कैपिटल नीड्स हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं, रूरल इंडिया में जाता है उसे बीज खरीदा जाता है, तो वो एक सिस्टम में ऑलरेडी है। तो ये हमारा सोचना कि 25,000 टन जो है किसी यूज़ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा फजी है, इसको थोड़ा सा देखें, अगर डिटेल देखें तो ये सिस्टम में है। लेकिन आप ये ज़रूर इसको मोर ट्रांसपेरेंटली, और मेरे को लगता है जो कॉन्वर्सेशन के जिसमें मैं बांट रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इसका हेल्प करेगी। आज की डेट में GMS में क्या था कि आप अपना सोना लेके बैंक पे जाइए, बैंक के बाद रिफाइनर के पे जाइए, रिफाइनर आपको 20 से 25 दिन में बताएगा इसमें कितना सोना है, तो वो बहुत टीडियस स्कीम थी। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी विल सिंप्लीफाइड। और तीसरा जो आपने मेंशन किया वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, मुझे लगता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छी स्कीम थी कंज्यूमर के लिए, लेकिन सिर्फ उसमें एक अगर एडिशन होता कि अगर उसको गोल्ड प्राइस हेज किया जाता या उसे फिजिकली फिजिकल गोल्ड से किया जाता, तो ये जो आज की डेट में हम लोग एक लॉस जो बैलेंस शीट में देखते हैं सरकार की, वो नहीं होता। तो सर्टनली इट वाज एन एक्सेलेंट स्कीम, मगर वो क्योंकि उसमें एक हेज नहीं हुआ और शायद फिजिकल गोल्ड नहीं से बैकिंग करेगी, तो इस वजह से वो सर्टनली लॉस रहा है। पर सचिन, 1 लाख रुपए 10 ग्राम सोना, भारत के लोग अब शादी कैसे करेंगे? मध्य वर्ग की सीमा के बाहर निकल गई हैं सोने की कीमतें, और ये जो कीमत जो प्राइस अब बढ़ा है, ये जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा में गोल्ड का हिस्सा, उसको कैसे प्रभावित कर रहा है? आप अगर देखें अंशुमन जी के ये जो ग्रोथ है, मतलब प्राइस ग्रोथ जैसे आप देखें तो पिछले साल में एक एवरेज प्राइस जो गोल्ड का रहा करीब 80 से 85 हज़ार रुपये का रहा। उसमें हमने 802 टन का सोने का कंजम्पशन करा। अगर आप ज्वेलरी को देखें तो हमारा सिर्फ 1% का कंजम्पशन ड्रॉप रहा, 1% का, जबकि गोल्ड प्राइस 30% ऊपर था। और इस साल में अगर आप देखें 2025 में हमने 42 सोने की मतलब पीक्स देख चुके हैं हम इस साल में, तो ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन कंजम्पशन स्ट्रांग है। हमने पहले क्वार्टर में डेफिनेटली देखा कि एक ज्वेलरी का कंज्यूमर कम आया, हमने एक गिरावट भी देखी। हमारा सोचना ये, अगर आप इसको एनालाइज करें तो जब भी सोने का दाम बढ़ता है, कंज्यूमर थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं कि भाई ये बढ़ा है, थोड़ा सा गिरेगा और एक स्थिर होएगा, फिर हम आएंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले अगर आप 4 से 5 महीने में देखें तो गोल्ड का प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो कंज्यूमर को एक रुकने का मौका नहीं मिला। अक्षय तृतीया आई थी 30 अप्रैल को, और पूरी इंडस्ट्री हम थोड़ा बहुत घबराए हुए थे कि भाई शायद इसका रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन अक्षय तृतीया इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही और एक गोल्ड के साथ एक रिलेशनशिप बरकरार रहा। लेकिन आपका ये एक एडिशन है, जब आप भारतवर्ष का एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो करीब $2700 की, $2800 की आज है, इसका एक जो विज़न है अगले 2030 तक, इसका विज़न है कि $5000 जाएगी। अगर आप 2047 एक विकसित भारत देखें तो ये 13 से 14 हज़ार डॉलर एक हर भारतवर्षीय के हाथ में होने चाहिए। ये एक प्लान है हमारा। एक अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब भी आपकी इनकम या आपके हाथ में एक इन्वेस्टेबल मनी बढ़ता है, 1% से हमने 0.9% से गोल्ड की कंजम्पशन बढ़ती देखी है। तो एक अगर आप इंडिया का एक पिरामिड देखें तो एक ऐसी इनकम क्लास भी है जो ऊपर बढ़ रही है, ऊपर उठ रही है। तो ओवरऑल लेवल पे आप सोने की कंजम्पशन ड्रॉप होती बड़ी मुश्किल मुझे लगती है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि अगर एक सोने का दाम 30% बढ़ गया है, अगर मेरे शादी होने वाली मेरी बेटी की, मेरा बजट तो 30% नहीं बढ़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है उसमें सर कि जब भी हमने कंज्यूमर से एनालाइज करा तो आपका अगर शादी का बजट 100 का है तो उसमें एक आभूषण की इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 25% थी, वो थोड़ी बढ़ रही है और चीज़ में थोड़ी कम हो रही है। जैसे डायमंड में हुआ कि आपका हनीमून में हुआ कि एक पार्टी में हो, उसको लेके गोल्ड को बहुत सीरियसली लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये टेम्प्रेरी ड्रॉप है आज की डेट में। पूरे ग्लोबल उसमें इंडिया कंजम्पशन फॉर ज्वेलरी इज़ नंबर 1। और मुझे लगता है कि जिस तरह ये डीपली रूटेड है, और जो मैं कल एक मैन्युफैक्चरर एक उसमें था समिट में, इतनी इनोवेशन हो रही है कि लाइट वेट ज्वेलरी बिल्कुल सेम दिखती हुई लेके आई जाए। ऐसा देखा जा रहा है कि 18 कैरेट ज्वेलरी मार्केट में आएगी, थोड़ी सी कम कैरेटेज के साथ, प्योरिटी के साथ। लेकिन क्योंकि एक बहुत सरकार ने बड़ा स्टेप लिया है कि हॉलमार्किंग, एक यूनिक हॉलमार्किंग आईडी हर ज्वेलरी पीस पे हमें मिलती है, तो आप अगर 18 कैरेट भी लेंगे तो आपको पता है इसमें प्योरिटी इतनी है, तो कोई कन्फ्यूजन उसकी वैल्यू के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो हमारे इंडिया में है गोल्ड को, वो बहुत इनोवेशन कर रहा है, और मुझे लगता है कि हर बजट पे एक सेटिस्फाई कर पाएगा। लेकिन सचिन, आंकड़े अभी हाल फिलहाल के जो आंकड़े हमारे पास आए उसमें मांग अभी भारत में 800 टन से नीचे
दिखी है और ज्वेलरी की सेल्स में तेज गिरावट दर्ज हुई है, 60 से 70% की गिरावट दिखाई दी। और भारत का ज्वेलरी कारोबार बहुत बड़ा है, जो छोटे छोटे कस्बों से लेकर गांवों तक और शहरों तक फैला है। इतने महंगे सोने पर अगर ज्वेलरी की मांग लगातार गिरती रही या कम होती रही, तो आप ये जो ज्वेलरी बिजनेस है पूरा भारत का, जो कि भारत की रूरल इकोनॉमी को सस्टेन करता है, उन्हें मदद करता है, इसका के भविष्य में किस तरीके की चुनौतियाँ देख रहे हैं आप? तो जैसा आपने बोला सर कि इसमें एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि पहले क्वार्टर के हम रिजल्ट्स दिए थे, जो हमारी बहुत डीप एनालिसिस होती है, उसमें करीब 24% की गिरावट हमने देखी इन ज्वेलरी। और उस समय में जो मैंने आपको बताया पीक्स जो थे गोल्ड के, पहले क्वार्टर में 31 पीक्स थे। तो उस समय कस्टमर को हम रोक ही मतलब एक वो दे नहीं पाए कि भाई इसमें आप आए। आपको बिल्कुल सोचना, अपना कहना ठीक है कि गिरावट हमने देखी है, लेकिन हमारा सोचना एज वर्ल्ड काउंसिल इज कि इस साल में आप डेफिनेटली गिरावट देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ये ऐसे दर पे आ जाएगी कि हमें घबराहट की जरूरत होगी। इट विल कम बैक, आई बिलीव इट विल कम बैक बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स। पहली चीज़ ये है कि एक इनकम बेस बढ़ रहा है। सेकेंडली हम एक पॉज, अगर थोड़ा एक लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गोल्ड एक कांस्टेंट आएगा, कंज्यूमर विल कम बैक। आप अगर देखिए इतना ऊपर, इतनी वॉलेटिलिटी में हमेशा कंज्यूमर जिसकी भाई ज्वेलरी आप कब खरीदते हैं जब आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न अगर शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है तो ज़रूर आप ले रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा पोस्टपोन हो पाता है आप रोक के खरीदते हैं। तो जैसे ही थोड़ी स्टेबिलिटी प्राइस में आएगी, मुझे लगता है कंज्यूमर वापस आएगा। लेकिन भारत सोने को लेकर एक बड़ा दिलचस्प परिस्थिति है। भारत में सोने को अमीरों की चीज़ नहीं माना जाता, बल्कि माना जाता सोना गरीबों की भी चीज़ है और अमीरों की भी चीज़ है। आपने भी लाइट हल्की सोने की ज्वेलरी का जिक्र किया। ये ट्रेंड कितना मजबूत है और क्या यही बचाएगा भारत में सोने को अमीरों का सामान बनने से? क्योंकि जिन हाई वैल्यू होल्डिंग्स की हम बात करते हैं, चाहे वो डायमंड हो या प्लेटिनम हो, वो तो पूरी तरह से भारत के जो सुपर रिच या अपर रिच क्लास है उन तक सीमित हो गए। पर सोना अभी भी गरीबों के लिए सुरक्षा है, उनकी शादी के गिफ्ट का हिस्सा है। तो ये जो लाइट ज्वेलरी का ट्रेंड बन रहा है, ये कितना प्रभावी आपको दिख रहा है आने वाले समय में? सर ये ट्रेंड है, लेकिन ये छोटे जरिए पे इम्पैक्ट करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड आप ही के शब्दों में था कि इतना डीप रूटेड कनेक्शन एक सोने का और एक हिंदुस्तान के भारतवर्ष के परिवार का रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जब सोना, आप देखिए जब मेरी शादी हुई थी तब सोना मेरे ख्याल 4,500 रुपये पर 10 ग्राम था। तब भी महंगा था, तब भी बोला जाता था बड़ा महंगा है। 4,500 से आज की डेट में कहाँ आ गया है? अब भी महंगा है। लेकिन एक परिवार का जब इन्वेस्टमेंट होती है, एक परिवार में शादी होती है, तो वो परसेंटेज बरकरार रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करते हैं ऐसे जरिए पे, शादी पे, ब्याह पे, तो आप ज़्यादा परसेंटेज में डाल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लाइट वेट आने से नया ट्रेंड होगा, हर जना वही कंज्यूम करेगा। अगर आपकी शादी की एक जिस तरह आपका पहनाव है, उसके साथ अगर आप मानिए पहले 100 ग्राम का सेट पहनते थे, तो मे बी आप 80 ग्राम का, 90 ग्राम का पहनेंगे। लाइट वेट एक नई एक कैटेगरी है। लाइट वेट है जो वर्किंग वेयर है। आज की डेट में जो चेंज आ रहा है हमारे भारतवर्ष में, आप देखिए वर्किंग विमेन आज की डेट में बड़ी मल्टीफेसेटेड लाइफ जी रही हैं। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ती हैं, घर चलाती हैं, फिर ऑफिस में आके काम भी करती हैं और शाम को बाहर भी जाती हैं। तो एक उनकी लाइफ चेंज हो रही है। और सिंपलिसिटी के तौर पे अगर आप देखें तो सिंपल ज्वेलरी, डेली वेयर ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नया सेगमेंट इमर्ज हो रहा है। नॉट नेसेसरली कि जो 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो का सामान खरीदा तो वो 5 ग्राम खरीदेगा, ऐसा नहीं होएगा। एक छोटा चेंज उसमें आप देखने को मिलेगा आपको। आपने बार जिक्र किया कि सोने में की कीमतों में करीब 31 पीक्स बनी। क्या लेवल आपको देखता है जहां आपको लगता है कि सोना जहां जाकर स्थिर होगा और भारत में ज्वेलरी की मांग दोबारा वापस आना शुरू करेगी? क्या WGC के इंटरनल अपने आकलन क्या? तो हमारे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में हम कभी एक प्राइस इंडिकेशन नहीं देते, हम लोग उस पर नहीं कहते हम, लेकिन इन पिलर्स पे बात करते हैं जिन पे ये टिका है। तो अगर आप देखें जियोपॉलिटिक्स, जो एक ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट इशू हो गया है। अगर आप देखें पिछले 18 महीने में पर्टिकुलरली, जो जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वो एक चीज़ थी, अब तो रोज़ ही कुछ ना कुछ हो रहा है। तो दैट इज़ अ कांस्टेंट एक इशू। सेकेंडली आप देखें कि सेंट्रल बैंक बाइंग जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, कनेक्टेड है इससे, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग रही है इसका। तो ये जो अगर आप पिलर्स देखें, एक फाइनेंशियल मार्केट्स का एक रुझाव जो गोल्ड की तरफ आ रहा है, तो अगर आप पिलर्स देखें तो जो करंट लेवल ऑफ प्राइसिंग है, क्योंकि कुछ ऐसे भी आंकड़े आए हैं जो कि गोल्ड आज की डेट में $3,500 पर आउंस है, कुछ लोग कह रहे हैं 4,500 हो जाएगा, कोई 2,000 भी बोल रहे हैं। तो हमारा सोचना वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, अगर आप इसे प्रैग्मेटिकली देखें तो जो पिलर्स हैं जिनकी वजह से गोल्ड पे प्रभाव आता है वो फेवर में गोल्ड के ज़्यादा हैं।
अगर मुझसे कोई बोले कि भाई क्यों ये 2,500 होना चाहिए, मुझे लगता है कि 2,500 के रीजंस बहुत वीक हैं। इससे ऊपर बढ़ने के रीजंस शायद ज़्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन एक ये जो नेक्स्ट फेज़ आप देखेंगे, ये इतनी वॉलेटाइल नहीं होगी। हमारा सोचना है थोड़ी कांस्टेंट आप देखेंगे चीज़ें होनी हुई, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स का जितना इम्पैक्ट होना था वो प्राइस में एब्जॉर्ब हो चुका है, राइट। सो इट शुड बी अ स्लाइटली मोर स्टेबल, डाउनवर्ड और अपवर्ड बहुत स्टेबल आप देखेंगे इसे। ये इतना वॉलेटिलिटी कि अब ये 1 से 1.5 हो जाएगा या 1 से 70 आ जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। इस विषय पर हम आगे और कुछ सवालों पर डिस्कस करेंगे। भारत के संदर्भ में एक सवाल और, आपने अभी जिक्र किया गोल्ड लोन का। 2 साल पहले 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का गोल्ड लोन का है और 7 लाख करोड़ के आसपास के गोल्ड लोन है। रिजर्व बैंक गोल्ड लोन से परेशान है, चिंतित है। गोल्ड लोन की ग्रोथ को आप भारत की समृद्धि मान रहे हैं या ये एक तरीके के क्राइसिस का, डिस्ट्रेस का संकेत है? रिजर्व बैंक ने जो अपने नियम तय किए और जो नए नियम बनाए हैं, वो ये बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक बढ़ते गोल्ड लोन की से चिंतित भी है, बैंकों के लिहाज से भी और आम लोगों के लिहाज से भी। और ख़ासतौर से जो डिफ़ॉल्ट होते हैं गोल्ड लोन में, लोग पैसा नहीं चुका पाते और बाद में वो गोल्ड ऑक्शन किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो इस पूरी गोल्ड लोन की प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक गोल्ड लोन इज़ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें एक फाइनेंशियल सिस्टम में गोल्ड आ रहा है, तो उससे मेरे को लगता है किसी को दिक्कत नहीं है। जो रिजर्व बैंक ने चेंजेस अगर आप डिटेल में पढ़ें तो वो इसको सिस्टमैटिक बनाना चाहता है। इसमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट के उन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि कंज्यूमर जो आ रहा है उसको चीट नहीं होए, और एक राइट इकोनॉमी। सो KYC नॉर्म्स हैं, अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप एक उससे देखें तो उन्होंने जो स्ट्रिक्चर्स लाए हैं वो इसको क्लीन करने के लिए लाए हैं कि ये ऐसा ना हो कि लोग चीट हों, लोग एक, क्योंकि बड़े बड़े पैमाने पे इसमें एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उसको एक तरह से एक रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रॉन्गर करे गए हैं, जो बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे हिसाब से में कोई इंडिकेशन ये नहीं है कि उनको घबराहट है कि ये हो रहा नहीं हो रहा, बट मेरे हिसाब से अगर कंज्यूमर चीट नहीं हो और सिस्टमैटिक वे से चले तो आई थिंक दैट्स व्हाट देयर एंडेवर इज। लेकिन सचिन, जो ताज़ा RBI का गाइडलाइंस आया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। RBI ने कहा है कि गोल्ड लोन देते समय अब बैंकों को ये भी देखना होगा कि गोल्ड लोन लेने वाले की रेगुलर इनकम है कि नहीं और वो किस्त चुका सकता है कि नहीं। अब यहाँ ये बिल्कुल दूसरी परिस्थिति हो जाती है। यहाँ गोल्ड एसेट के तौर पर नहीं बल्कि कर्ज के तौर पर डील किया जा रहा है। जैसे आप कार के लिए लोन लेने जाएँ या मकान के लिए लोन लेने जाएँ तो बैंक ये चेक करता है कि आपके पास रेगुलर इनकम है उसकी किस्त चुकाने के लिए। गोल्ड लोन जैसे भारत में शुरू हुए तो उसमें था कि आप अपना गोल्ड लेकर गए, उसकी वैल्यूएशन पे आपने पैसा दिया और वो पैसा आपको चुकाना चाहिए। अगर आप नहीं चुकाते तो बैंक के पास एक एसेट मौजूद है, बैंक ने उस एसेट को लिक्विडेट कर दिया और बाजार में ऑक्शन किया, बड़े बड़े पूरे पेज के विज्ञापन निकलते थे। ये जो इंटरवेंशन आया है इसे आप कैसे देखते हैं? यहाँ रिजर्व बैंक क्या ये इशारा करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि लोगों के पास बचते नहीं हैं, लोगों के पास इनकम नहीं है और वो घर की जो एसेट है, महत्वपूर्ण एसेट है गोल्ड, उसे बाजार में डिस्ट्रेस के कारण ले जा रहे हैं और उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, बैंक उसे बाद में बेचते हैं? ऐसा इशारा नहीं कर रहा है? मुझे फिर भी लगता है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही है। उनका ऑब्जेक्टिव इसको रेगुलराइज करने का है। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक सिस्टमैटिक बेसिस में चलें। मेरा सोचना यही है, ये मेरा पर्सनल सोचना ये है। बट एज अ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में कोई ऐसा व्यू नहीं दिया है, लेकिन अगर आप उसकी अगेन डिटेल देखें, उसका एक आउटकम देखें, तो दिस सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप देखें, जैसे बॉम्बे की बात करता हूँ, बॉम्बे में गोल्ड लोन में एक ऑर्गेनाइज मार्केट है, अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अगर आप अनऑर्गेनाइज मार्केट देखें तो इंटरेस्ट जिस इंटरेस्ट पे एक गरीब परिवार वाला अपने डिस्ट्रेस के दौर पे जाता है, उसको 1 से 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज है। उसमें उसको मिलेगा, अपना एसेट वापस नहीं मिलेगा, उसमें काफ़ी इशू है। तो आई थिंक द इंटेंशन इज टू मेक इट ओनली हेल्पफुल फॉर द कंज्यूमर ऑन द स्ट्रीट। एक और पैराडॉक्स जो भारत में है, भारत की सरकार गोल्ड के इंपोर्ट से परेशान है। गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज का ड्रेन बढ़ता है क्योंकि गोल्ड पूरी तरह इंपोर्ट होता है। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश गोल्ड 98% तक गोल्ड इंपोर्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया अमीरात के साथ और वहाँ स्पेशल ड्यूटी पर, 0 ड्यूटी पर, 1% ड्यूटी पर गोल्ड के इंपोर्ट की इजाज़त दी।
इस नीति को डब्ल्यूजीसी कैसे देखने की कोशिश करता है कि एक तरफ हम सोने की खरीद को डिस्करेज करना चाहते हैं, गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम जैसी चीज़ें लाना चाहते हैं, क्योंकि जितना गोल्ड भारत में लोग खरीदेंगे भारत को उतना ही ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उन चैनल से गोल्ड आना शुरू हो भारत में जिन पर ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। ये कैसे समझेंगे? नहीं, ये देखिए, ये एक हमारे दिमाग में है कि भारत सरकार बड़ी एंटी गोल्ड है। मुझे ऐसा कभी फीलिंग नहीं आई। वो बहुत प्रोग्रेसिव हमारी सरकार है, सिस्टमैटिक जरिए से काम करना चाहती है और एक सिस्टमैटिक वे से गोल्ड को वाइट इकोनॉमी लाना चाहती है। एक गोल्ड जैसे एक सेफ हेवन था कि आप उसे ब्लैक मनी से खरीद रहे थे, ये सब हो रहा था, ये हमारे देश में चलता था। भारत सरकार को तो कभी कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। आप देखिए सर कि पिछले साल में 23 जुलाई को हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने एक सेंटेंस में 15% से हम ड्यूटी को 6% ले आई, और एक सिंपल सेंटेंस से उन्होंने जितना ग्रे का बिजनेस स्मगलिंग होती थी उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। तो भारत सरकार तो इसे सपोर्ट ही कर रही है मेरे हिसाब से। और द थिंग इज, अगर आप देखिए कनेक्टेड ऑप्शंस क्या हैं, डायरेक्शनली कहाँ जा रहे हैं हम। डायरेक्शनली विजन है कि हम एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड बने, हम ज्वेलर टू द वर्ल्ड बने। आज की डेट में करीब 800 टन हम कंजम्पशन करते हैं, करीब 100 से 150 टन हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस पर काफ़ी काम हो रहा है कि हम एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड कैसे बने। जो ये ट्रेड सैंक्शंस की बातें हो रही हैं, मुझे लगता है हमारे को बहुत बेनिफिट होने वाला है उससे, कि ऐसे जोग्राफीज़ में जहाँ पे हम नहीं देखते थे गोल्ड के एक्सपोर्ट को, हम कर पाएंगे। तो सिर्फ ये और बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपने मेंशन करा कि हम लोग एक बहुत उसमें स्ट्रेस में रहते हैं। आप देखिए सर, 2025 का भारत और 2010 का भारत बहुत फ़र्क है। आज की डेट में हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $900 बिलियन के आसपास के उस पर रहते हैं। तो काफ़ी फ़र्क जरिया है, और गवर्नमेंट बहुत प्रोडक्टिवली, बहुत ओपनली इसे सपोर्ट कर रही है। आप देखिए, अभी 2 से 3 साल पहले हमने IIBX, जो पहली स्पॉट एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में इस्टेब्लिश करी। आप देखिए, इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। पूरा एक इफ्स्का जो वहाँ का एक रेगुलेटर है, इतना ओपन माइंडेड रेगुलेटर, और नए जरिए से हम लोग देख पा रहे हैं, और गोल्ड को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है सरकार से। डिजिटल गोल्ड को लेकर डब्ल्यूजीसी की क्या राय है? भारत में अभी भी फिजिकल गोल्ड है, हालांकि ETFs सक्रिय हो रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। भारत के कल्चर में गोल्ड को छूकर, स्पर्श करके, देखकर, अपनी तिजोरी में डिब्बे में रखकर देखने वाली जो आदत है उसके सामने ये जो पूरा डिजिटल गोल्ड के नए रिवोल्यूशन शुरू हुए, इसे आप कैसे लेते हैं? डब्ल्यूजीसी इस ट्रेंड को कैसे समझने की कोशिश? नशमीर, आपने बहुत अच्छा सवाल ही पूछा है कि हम लोग पहले क्या होता था कि सभी को लगता था फिजिकल खरीदें और अपने बिस्तर के नीचे उसके ऊपर बैठे हैं, तिजोरी में रखें, तो एक रिलैक्सेशन मिलता था। और एक ये जर्नी है जो आप फिजिकल टू सेइंग कि भाई मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे कुछ है, दिखता है रोज़, एंड आई शुड बी कंफर्टेबल। ये जर्नी है काफ़ी बड़ी। जैसे आपने शुरू में मेंशन किया कि आपके जो पिछले गेस्ट आए थे उन्होंने आपको पूरी डिटेल बताई होगी कि म्यूचुअल फंड के द्वारा कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। और अगर आप उसी कंज्यूमर को देखें, 31 दिसंबर 2024 को 70% भारतवर्ष मिलेनियल या यंगर हो चुका है ना। तो कंजम्पशन काफ़ी वहीं से आनी है। और जो यंगर ये लोग हैं, इनकी आधी ज़िंदगी मोबाइल फ़ोन पे चलती है। एक डिजिटल पे एक कंफर्ट है, एक कॉन्फिडेंस है। और हमारा सोचना इस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये है कि ETF जैसा प्रोडक्ट है जो फर्स्ट रेगुलराइज्ड है, और इसकी जो अवेयरनेस है बहुत अभी लो है। ये ऐसे कस्प पे है जो ये मुझे लगता है काफ़ी ज़बरदस्त तरह से ग्रो करने वाला है। आज की डेट में आपको कुछ आंकड़े देना चाहूँगा। 1 जनवरी 2024 को जो AUM था ETF का इंडिया में, वो करीब 38 से 39 टन के करीब था। हमने एक कैंपेन पिछले साल, एक अवेयरनेस का कैंपेन किया था बॉम्बे शहर में, टू ट्राई कि कैसा उस पर रिस्पॉन्स आता है। और 1 साल के अंदर हमने देखा कि AUM 1 जनवरी 2025 को 58 टन था। आज की डेट में 6 महीने बाद, जिसमें काफ़ी सेलिंग भी हुई है, नेट AUM ETF का करीब 69 टन है, 68-69 टन के करीब है। और हमारा सोचना ये है कि इस साल के एंड तक ये करीब 100 टन जाएगा। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने करीब T30 जो होते हैं, जो शेयर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, हम वहाँ पे इसका प्रचारण कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफ़ी डिटेल इनपुट दे रहे हैं कि भाई गोल्ड में अगर आप डाइवर्सिफाई करें तो उसका क्या एडवांटेज है, ये सारी चीज़ें। लेकिन डिजिटल इंडिया जो एक यंग इंडिया की तरह से एक कंजम्पशन बढ़ेगी, मुझे लगता है दे विल बी वेरी रिलैक्स्ड कि फिजिकल उसको होल्ड करना विल नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन प्रोडक्ट्स लाइक ETF बड़े सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं। वन, ये पूरा 100% बैक्ड होता है फिजिकल गोल्ड से, राइट। इसमें आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका चोरी होएगा, कहीं कुछ होगा, ये पूरा सेफ है। 24 कैरेट प्योर गोल्ड है,
24 घंटे में आप कभी से लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इसकी एडवांटेज काफ़ी हैं। एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो हम कर रहे हैं, हम लोगों ने एक स्टेप लिया है कि हमें लगता है कि एक ज्वेलरी का बाज़ार और एक फाइनेंशियल बाज़ार काफ़ी अलग तरह से चल रहे हैं, और हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ETF को फंजिबिलिटी दी जाए कि वो ज्वेलरी पे ज्वेलर के स्टोर पे आके आदमी इनकैश कर पाए। तो इस पे एक काम चल रहा है, और हम लोग एक प्रपोजल हमने अभी सेबी को और ETF के सारे प्रोवाइडर के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने में आप ये एक ट्रायल होता हुआ देखेंगे। जो एक अगर मेरे पास मानिए 100 ग्राम ETF मेरे अकाउंट में है, तो मैं एक ज्वेलरी स्टोर पर जाके उसको फंजेबल करा के ज्वेलरी में कन्वर्ट करा सकता हूँ। मतलब ETF दिखाइए आप ज्वेलर के यहाँ ले जाकर, और अपने यहाँ जो गोल्ड उसके अगेंस्ट आपने ले रखा उस पर आप ज्वेलरी ले लीजिए। और इसका रीज़न क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं? रीज़न हमारा ये नहीं कि ETF वाला इनकैश करे, रीज़न ये है कि आपको कंफर्ट हो कि आपका फिजिकल गोल्ड जिस तरह था, ETF भी उतना ही फिजिकल है। आपका डिजिटल इज़ नॉट जस्ट कि आपके फ़ोन में पड़ा है और उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको जाके किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे को लगता है कि ये अगर हम सिंप्लीफाई करें इस प्रोडक्ट को, तो इसकी बहुत बहुत पोटेंशियल आगे है। तो अगर इस तरीके की स्कीम्स आती हैं तो आपको क्या दिखता है भारत में जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है, क्योंकि ये सारा इस तरीके की ETF तो फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होंगे, तो डिमांड के जो प्रोजेक्शन अभी हमें मिल रहे हैं वो थोड़े डिप्रेसिंग हैं गोल्ड को लेके फिलहाल। अभी आपको हमारा सोचना ये, हमारा प्रोजेक्शन अभी भी ये है कि इस साल में जैसे फॉर एग्जांपल 2025 में कंजम्पशन हमारी 700 से 800 टन के बीच में होनी चाहिए, और ये अगले 2 से 3 महीने पीक से लेकिन नीचे है, 800 से ऊपर जा चुकी है, पीक पिछले पीक से नीचे है। नहीं, 2024 में 802 टन की कंजम्पशन थी, तो हमारा एस्टिमेट है 700 से 800 टन के बीच में होनी चाहिए कंजम्पशन, लेकिन एट अ वेरी इंक्रीज प्राइस। आप उसे ना भूलें कि इसमें कितना ज्वेलरी होगा, कितना ETF होगा। तो आप सोचिए कि सर इंडिया में करीब 70% जो कंजम्पशन रहती है वो 70 से 75% हमारी ज्वेलरी और की रहती है, बाकी हमारी इन्वेस्टमेंट रहती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी 2 प्रकार की कंजम्पशन है, एक फिजिकल है और एक ETF की है। ETF अभी बहुत छोटा है, तो डिजिटल बहुत छोटा है, और एक ज़रिया इन्वेस्टमेंट का है जो डिजिटल गोल्ड जो आप करते हैं, वो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एक ज़रिया है। हमने कुछ साल पहले ये कुछ कंपनियों के साथ ये शुरू किया था। उसमें भी आप कितना भी गोल्ड लेंगे वो आपका फिजिकली बैट होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक इशू है कि रेगुलराइज नहीं है अभी, और हम लोग ये काफ़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं कि, और हमारा सोचना है और हमारी होप ये है कि बहुत जल्द ही इसमें कुछ रेगुलराइजेशन आप देखेंगे। सचिन, दुनिया के सेंट्रल बैंक करीब 36,000-37,000 टन गोल्ड खरीद चुके हैं। ये दुनिया के बैंकों का डॉलर से मोहभंग है, या हम एक नया गोल्ड लेड फिनेंशियल सिस्टम्स आता देख रहे हैं, या फिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड की नए अवतार में, नए स्वरूप में वापसी है? वेल, मुझे लगता है कि इन तीनों में से कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आज की डेट में एक सिंपल थिंग जो जियो पॉलिटिक्स को लेके और डॉलराइजेशन को लेके एक ट्रेंड चल रहा है, जो पिछले 2 से 2.5 साल में हमने देखा है, उसी का रूपांतर है। हमने अभी रिसेंटली एक सेंट्रल बैंक का सर्वे हम लोग करते हैं काफ़ी क्लोजली, हमें उसमें बहुत अच्छी चीज़ें, हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके में देखने को मिली। करीब 70% बैंकों ने ये इंडिकेशन दी है इमर्जिंग मार्केट में कि नॉट के सिर्फ 2025 में, बट अगले 5 साल में वो कंसिस्टेंटली अपना सोना ग्रो करेंगे। इसका रीज़न क्या है अभी ये नहीं पता किसी को कि डॉलराइजेशन में क्या होगा, ट्रेड वॉर्स में क्या होगा, इतनी जो कन्फ्यूजन मची है उसको वो स्टिल कर रहा है। लेकिन एक ये बात सबको क्लियर है कि अगर आपके देश में सोना है तो उस पर आपकी वैल्यू और आपकी दृढ़ता काफ़ी डिफरेंट है। एक और चीज़ हो रही है, जो सोना पहले अलग अलग देशों में पड़ा था कि है तो हमारा, लेकिन उसकी जो डोमिसाइल लेंगे वो कहीं और है, तो वो सोना लोग अपने देशों में लेके जा रहे हैं। हमने भी पिछले साल देखा, रिजर्व बैंक ने ये एक प्रतिक्रिया शुरू करी है। पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फिल्म निकाली है जिसमें एक हर भारतवर्षी अपना सोना देख सकता है। तो मुझे लगता है बहुत प्राउड एक मोमेंट है, अगर आप देखें तो बहुत अच्छी एक वो सीरीज़ है। तो अपना सोना अपने देश में होना और एक सोने को ये मानना कि इससे एक देश की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो क्लियर है। और 69 to 70% जो कंजम्पशन सेंट्रल बैंक्स की है वो इमर्जिंग मार्केट से आ रही है, इंडिया, चाइना और कई सारे इमर्जिंग मार्केट्स। तो ये बड़ा क्लियर एक डायरेक्शनल ट्रैवल है जिससे ये आगे भी बढ़ेगा। लेकिन डॉलराइजेशन पे काफ़ी डिबेट है। अभी परसों ही इंटरनेशनल सॉवरेन फंड मैन इन्वेस्टर्स और बैंक्स का के बीच में सेंट्रल बैंक्स का एक सर्वे आया जिसने ये बताया, जो आप कह रहे हैं कि सही है, कि पूरी दुनिया के बैंक आने वाले समय में और ज़्यादा सोना खरीदेंगे और रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा बनेगा। ऐसी स्थिति में जो करेंसी और गोल्ड का रिश्ता है,
डॉलर, यूरो और युआन का रिश्ता है वो कैसे बदलेगा, क्योंकि जैसे जैसे सोने की खरीद बढ़ रही है, बैंक के ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उनके रिजर्व्स में सोने में डॉलर का हिस्सा 58% से घट के 52% रह जाएगा। इस स्थिति में किस तरीके का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम आप बनता देख रहे हैं, क्योंकि अब तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड में है नहीं, करेंसीज गोल्ड को बैक करके तो जारी नहीं होती, करेंसीज तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर जारी होती हैं। इस स्थिति में गोल्ड क्या बैंकों के फॉरेक्स रिजर्व के लिए आने वाले समय में चुनौती नहीं होगा अगर कीमतें गिरेंगी तो? नहीं, कीमतें गिरेंगी तो डेफिनेटली आपके हिसाब से चुनौती हो सकता है, लेकिन एक यही चीज़ है जो एक यही एसेट क्लास है जिससे एक स्टेबिलिटी और एक स्ट्रेंथ मिल रही है। आप अब देखिए, अगर आप क्यों पहले क्या था कि आपके रिजर्व सिर्फ डॉलर में थे, और एक अगर सैंक्शनिंग हो रही है कई देशों में, डी डॉलराइजेशन हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो उसका महत्वपूर्ण एक मतलब नहीं बन पा रहा। तो इसलिए ये एक ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। विल दिस कन्वर्ट इनटू अ रियल न्यू करेंसी? मुझे नहीं लगता कि अगले से कुछ साल में ऐसा होने वाला है, लेकिन सर्टनली आप अपना हेज एक रिस्क कर रहे हैं, और गोल्ड की जो एक आर्गुमेंट रहती है कि हेज है और एक लिक्विड एसेट, उस पॉइंट अगर आप उन्हीं आर्गुमेंट को लेकर देखें, उसी के द्वारा ही बढ़ रहा है। सचिन, आपने डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जूडी शेल्टन, उनका एक स्टेटमेंट था जो काफ़ी चर्चित था, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि अमेरिका समय ऐसा आ गया है कि अमेरिका अब लंबे समय के 50 साल के 70 साल के बॉन्ड्स जारी करे जो कि गोल्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड है, और जब वो मेच्योर हों तो उनको गोल्ड में पेमेंट किया जाए। ऐसा कुछ अगर आता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, 50 साल का गोल्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड जिसकी मेच्योरिटी पर उसे गोल्ड दिया जाए, अगर ऐसा कुछ भविष्य में होता तो WGC उसे कैसे देख रही है? अभी इसमें मैं कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अमेरिका से पर्टिकुलरली कई सारी ऐसे इंडिकेशंस और बातें आती हैं जो कई बार बहुत डीपली थॉट नहीं होती, और इसको अभी हमने कोई ऐसा एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये एज अ कमेंट आया है, ये एज अ उनका स्ट्रैटेजी पेपर में या किसी में नहीं प्रिंटेड हुआ है। बैंकों की जैसा आप बता रहे हैं और जैसा इंडिकेशन भी हमको मिल रहा है कि बैंकों की सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड परचेज जारी रहेगी, और जैसे जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू का डिवैल्यूएशन होगा, डॉलर लगातार कमज़ोर भी हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि सोने की कीमत के अगेंस्ट सबसे बड़ा हेज खुद सेंट्रल बैंक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक कभी ये नहीं चाहेंगे कि सोना सस्ता हो? नहीं, आपको बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सेंट्रल बैंक क्यों खरीद रहा है, और सेंट्रल बैंक की अगर आप देखें कि रीजंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। पिछले, जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि पिछले 3 महीने में आप देखें जितने वॉर्स हो चुके हैं, वो अब तो कोई नई चीज़ लग नहीं रही, क्योंकि हमारा भी पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, और उस समय मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा था, और किसी को बहुत, भाई आप भारतवर्ष से जा रहे हैं, हमारे यहाँ जम्मू में उस दिन बम गिर रहे थे जिस दिन मैं गया, और आप जब वहाँ पहुँचे आपको लगा कि पूरा वर्ल्ड परेशान होगा कि हमारे वॉर चल रहा है। सिर्फ एक टैक्सी वाले ने मुझसे पूछा कि भारत में वॉर चल रहा है, बाकी किसी को नहीं पड़ा था। तो इतनी रीजनल चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में कि वर्ल्ड के पास एक वॉर को लेके ऑब्सेशन नहीं रहा है, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है, डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट है, लोकल उसमें चल रही है, एंड हेंस आई थिंक द ओनली एसेट क्लास दैट गिव्स यू दैट कंफर्ट के स्ट्रेंथ है वो गोल्ड ही है। तो इसी रीज़न से ये इंक्रीज़ हो रहा है। सचिन, आपके इस बातचीत से लोग ये समझना चाहेंगे, क्योंकि सबके दिमाग में अंततः तो आप कुछ भी कहें प्राइस पॉइंट ही होता है, सोने का प्राइस पॉइंट ही सबसे बड़ा ट्रिगर है, वो जानना चाहेंगे। और इसलिए सवाल मैंने पूछा कि जब दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा सोने में चला जाएगा, 5% 10% चला जाएगा, तो किसी भी स्थिति में अगर यहाँ से सोना 5% या 10% करेक्ट होता है तो इसका सीधा और सबसे बड़ा असर तो उन होल्डिंग्स पे पड़ेगा जो सेंट्रल बैंक्स में रखी हुई हैं। तो इस सिचुएशन में सोने की कीमतों को लेकर भविष्य में जो अंदाज किए जा रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है $5,000 पर आउंस तक चला जाएगा, 4 लाख रुपए 10 ग्राम तक की कीमतों के एस्टिमेट आ रहे हैं। ये बात सही है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल प्राइस को इंडिकेट नहीं करता, पर ये जो ट्रेंड है और जो सोने को लेकर सेंट्रल बैंक्स की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, वो क्या इशारा कर रही हैं? वो इशारा, जैसे मैंने बोला शुरू में भी आपको, कि कुछ अगर आप पिलर्स को देखें, जिन पिलर्स पे सोने का प्राइस बेस्ड होता है, वो बहुत फेवर में गोल्ड के हैं, वो डेफिनेटली एक केस है। लेकिन आप इसको, अगर जो भी आपके श्रोता हैं, आपके दर्शक हैं, उनको ये बोलूँगा कि गोल्ड को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखें, अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छे हेज की तरह देखें, एक डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसका रिजल्ट बेटर है। कई बार मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन में आता हूँ कि आज लें कल बेचें, वो वाली कॉन्वर्सेशन वो डेफिनेटली गोल्ड के द्वारा नहीं लाए। लॉन्ग टर्म व्यू में दिस विल बी अ वेरी गुड एसेट क्लास।
अब हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ चलेंगे। उससे पहले एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं, जो पिलर्स हैं, वो सोने की तेज़ी के पक्ष में हैं। स्वाभाविक सी बात है, सोना जितना तेज हो चुका है, इसके बाद इसके आगे और जाएगा। क्या अब ये समय आ गया है कि पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखने का जो पैमाना है 10%, उसे बढ़ाया जाए और लोगों को 10% से ज़्यादा हिस्सा गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में देना चाहिए? क्योंकि जो पर्सनल फिनांस की जो फंडामेंटल थ्योरी है वो ये बताती है कि अगर आप अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें से बाकी अलग अलग एसेट क्लास में जो बंटवारा करें, उसमें 10% हिस्सा गोल्ड में रखें, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या डिजिटल गोल्ड हो, किसी तरीके का। क्या अब ये समय आ गया है? क्योंकि सारे फैक्टर्स तो सोने की तेज़ी की तरफ हैं। सोना देखिए, इस जंग में, इस वार में, इन सारी परिस्थितियों में और डॉलर की कमजोरी के कारण 3500, 3300, 3400 के आसपास के रेंज में बना हुआ है डॉलर टर्म्स में। नहीं, हमारा सोचना अभी भी यही है कि अगर 10 से 15% आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगी। 10 से 15 करना चाहिए। 10 से 15 ही हमारा हमेशा इस एस्टिमेट 10 से 15 रहा है, डिपेंडिंग आपकी कितना रिस्ट्रिक्टिंग कैपेबिलिटी है। आपने जैसे बोला कि पिछले समय में आप देखें तो गोल्ड की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये इसी प्रकार से आगे बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, दोज आर थिंग्स टू बी सीन। लेकिन आपकी हेल्थ डेफिनेटली बहुत अच्छी आपके पोर्टफोलियो की रहेगी 10 से 15%। हम ये नहीं बोल रहे कि 25 लगी। मैं चाहूँगा कि सब लोग आधा लगाएं, अपना पूरी वेल्थ लगाएं एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, मगर हमारा जो साइंटिफिक इनपुट है वो 10 से 15% एक बहुत बेसिक हेल्दी है। उसके ऊपर जो है वो आपकी पर्सनल एक व्यू रहती है। यहाँ से सोने में गिरावट के अगर आप परसेंटेज चांसेस देखें 100 में से तो कितने हैं किसी बड़े करेक्शन के? नहीं, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई परसेंटेज आपको दे पाऊंगा, लेकिन जो इंडिकेशन है, जो अगेन जैसे मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट करूंगा कि जो स्तंभ हैं जिनके ऊपर एक गोल्ड का प्राइस इवैल्यूएट होता है, वो स्तंभ फेवर में स्ट्रेंथ की तरफ है। मुझे नहीं लगता कि वो वीकनेस की तरफ है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होता है, हमारा वॉलेटिलिटी रहती है। आज की डेट में अगर आप देखें तो स्पॉट से करीब $34 का डिस्काउंट चल रहा है इंडिया में, तो वो तो रियलिटी है। लेकिन इससे क्या प्राइस गोल्ड का गिरने वाला है? वो कोई बड़ा करेक्शन बिल्टअप नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि ऐसा माहौल अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं लग रहा कि गोल्ड की वीकनेस की एक इंडिकेशन हो। तो अब हम आ गए अपने आखिरी राउंड में, रैपिड फायर सवाल। कुछ सवाल जिनका एक लाइन से, एक शब्द में सचिन से हम जवाब लेंगे। सचिन, पहला सवाल, अगर सोने की खोज में आपको पैसा लगाना हो और आप अपना पैसा लगा रहे हो तो आप कहाँ लगाएंगे? कनाडा की माइनिंग में, घाना की ज़मीनों में, या फिर आउटर स्पेस में गोल्ड की खोज में? भारतवर्ष में। आपकी कौन सी ऐसी गोल्ड थ्योरी है जिससे ज़्यादातर इंडस्ट्री लीडर सहमत नहीं होते? मैं इसे थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि गोल्ड को लेकर निवेश की दुनिया में, इन्वेस्टर्स के बीच में, फिनेंशियल एक्सपर्ट्स के बीच में हमेशा काफ़ी राय बटी हुई रहती है। खासतौर से जो फिनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड को बहुत हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। तो कोई ऐसी थ्योरी है आपकी जो आपको लगता है कि लोगों को देर से समझ में आएगी, अभी आपको पता है? हमारा हमेशा डिबेट रहता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या है, और उसमें हमारा हमेशा एक समझौता कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म 5 साल है या 10 साल है, या लॉन्ग टर्म 2 साल है या 3 साल है, इसमें हमेशा डिबेट रहती है। तीसरा सवाल, आप तो डायमंड्स के बैकग्राउंड से आए, डे बेयर्स के साथ काम करते आए, और एक डायमंड का बहुत फेमस जिंग सूत्र है, डायमंड्स आर फॉरएवर। ऐसे ही भारत के संदर्भ में अगर आपको 3 शब्दों में सोने को परिभाषित करना हो तो क्या नाम देंगे? मैं बोलना चाहूँगा, अगर इंग्लिश में बोलूँगा फिर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। दिस मोमेंट इज गोल्ड। ये जो समय है वो सोना है। और मेरा सोचना ये है कि सोने की जो एक खुशी है और एक स्माइल उस पर लाती है, वो हमारे रोज़ की ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब एक बेटी अपने फादर को देखती है, उसमें सोना है। अगर दो लोग जो आपस में प्यार करते हैं वो देखते हैं, सोना है। एक माँ अपने बेटे को देखती है, वो सोना है। तो सोना मेरे हिसाब से एक कमोडिटी नहीं है, सोना एक फीलिंग है। सोना हमारे दिल को एक जागरूकता करती है। एक और सवाल रैपिड फायर में, सोने का सबसे अनोखा इस्तेमाल जो आपने देखा है, जो आम लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई इस्तेमाल आपने? बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। 2020 में पूरे संसार में कोविड आया, और कोविड मतलब मेरा सोचना है कि आपके दर्शकों में और हर जने में किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट हुआ, और कई लोगों ने वो टेस्ट कराए अपने। तो आपको शायद दर्शकों को ना मालूम हो कि जब हम टेस्ट करते थे कोविड का, जब वो पॉजिटिव दिखाता था, वो पॉजिटिव गोल्ड था। तो इसमें गोल्ड का यूसेज हुआ था। हर टेस्टिंग जो कोविड की टेस्टिंग थी उसमें गोल्ड का यूसेज था। अगर
वो पूरे मात्रा में देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं था किलो के हिसाब से या टन के हिसाब से, लेकिन एवरी कोविड टेस्ट हैड, जब वो पॉजिटिव दिखाता था तो एक वो सोना ऊपर दिखता था। अच्छा, तो वो उसमें गोल्ड का इंटेंट था। एक और सवाल, 10 लाख रुपए के, आप तो सोने के वर्क से परिचित होंगे, आप तो सोने के वर्क के क्षेत्र से आते हैं, मेरठ से। 10 लाख रुपए के सोने के वर्क से सजा हुआ रसगुल्ला अगर आपको खिलाया जाए तो आप खाएंगे, नहीं खाएंगे? अगर नहीं खाएंगे तो क्यों नहीं खाएंगे? मैं इसे प्रिजर्व करना चाहूँगा, रखना चाहूँगा अपने ड्राइंग रूम में किसी नई साइंस के हिसाब से, बट खाना तो शायद नहीं चाहूँगा। हम मुंबई में हैं, गोल्ड के डायमंड बुर्स हमारे सामने है, और मुंबई फिल्म की और मूवी की दुनिया भी है। 2025 के गोल्ड मार्केट को कौन सा एक्टर सबसे सही प्रस्तुत करता है? अगर दो अभिनेताओं के बीच में हम बात करें, शाहरुख खान या रणवीर सिंह? रणवीर सिंह भाई जी। रणवीर सिंह इज द ब्लिंग, ही इज टुडे थोड़े कंटेम्प्रेरी हैं, और डेफिनेटली मेरे को लगता है गोल्ड इज मोर द यूथ, गोल्ड इज मोर द एनर्जी, एंड वाज सर्टेनली रणवीर सिंह। तो अगला ब्रांड एम्बेसडर आप उनको बनाना चाहेंगे WGC में? क्या आपको ऐसा लगता है कि मंदिरों में रखा हुआ सोना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी की फंडिंग में काम आ सकता है? 100% आ सकता है, और हमारा उस पर काफ़ी कॉन्वर्सेशन चल रही है। मेरा पहला स्टेप इसमें ये रहेगा कि जो सोना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मंदिरों में है, इसको एक टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। हम एक गोल्ड टूरिज़्म का एक पेपर सरकार को सबमिट कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हर टेम्पल, हर जो इम्पोर्टेंट, जैसे आप देखिए सिद्धिविनायक एक टेम्पल है, उसके बाहर अगर एक म्यूज़ियम बना जाए, और हम चाहते हैं कि वो म्यूज़ियम हम हेल्प करेंगे बनाने में, एक जिसमें गोल्ड डिस्प्लेड हो, उनका टेम्पल का ही हो, तो वो एक जो परसेप्शन है कि खजानों में पड़ा है, कितना पड़ा है पता ही नहीं, उसको ट्रांसपेरेंट लाया जाए। और जितनी मेरी अभी इंटरेक्शन हुई है, मंदिर के जो ट्रस्ट हैं काफ़ी प्रोएक्टिवली इसमें आगे बढ़ेंगे। 2047 में भारत की युवा पीढ़ी सोने को कैसे जानेगी, कैसे याद करेगी? ये एक परंपरा थी, ये एक पुरानी समृद्धि थी, या ये नई मुद्रा प्रणाली की, नए फाइनेंशियल सिस्टम की, करेंसी सिस्टम की लाइफलाइन है? नए फाइनेंशियल सिस्टम की लाइफलाइन होगी, ये मेरा सोचना है। और अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर मैं थोड़ा सा बता पाऊँ, हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम है स्वर्णिम उड़ान 2047, जिसमें हम प्रधानमंत्री की जो डायरेक्शन है विकसित भारत की, उसके साथ ही काम कर रहे हैं। हम कुछ फ्यूचरिस्ट को लेके आए हैं, भारत सरकार को लेके आए हैं, और पूरी इंडस्ट्री के साथ हम एक क्लियर रोड मैप बना रहे हैं कि गोल्ड का रोल 2047 में क्या होगा। और उसके 5 हमने पिलर तय करे हैं, एक कंज्यूमर, एक बुलियन और ज्वेलरी, एक इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैन पावर में क्या होगा, तीसरा गवर्नमेंट, और 5वां माइनिंग। उन 5 पे काम हो रहा है कि अगर 2047 में हम लोग $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनते हैं या 25 की बनते हैं, उसमें गोल्ड का एग्जैक्ट रोल क्या है, और इंडस्ट्री का रोल 2040 में, 2035 में, 2030 में और आज क्या है। तो मेरा सोचना ये है कि 2047 में गोल्ड एक हिस्टोरिकल चीज़ नहीं रहेगी, वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होगी। आखिरी सवाल, सोने से भारतीयों का परिचय ज्वेलरी से होता है, और आप जिस शहर से आते हैं वहाँ की ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मेरठ अपने आप में काफ़ी बड़ा ज्वेलरी हब है। अगर आपको अपने लिए सोने का कोई गहना बनवाना हो तो आप क्या बनवाएंगे? वेल, अपने लिए तो मैं नहीं क्या बनाऊंगा, मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए बनाऊंगा, और एक उनकी इच्छा है कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत कल्चरली रेलेवेंट हो, लेकिन मॉडर्न तरह से पहनी जाए। तो हाथफूल एक नया, मेरे को लगता है बहुत अच्छा ट्रेंड आने वाला है, और मैं उनके लिए हाथफूल बनवाऊंगा। धन्यवाद सचिन, हमारे साथ बात करने के लिए, सोने पर इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। मुझे लगता है कि अभी तक भारत में सोने को लेकर इतने विस्तार से किसी ने चर्चा नहीं की होगी, जहां हमने लोगों की सोने की समझ और मनोविज्ञान से लेकर दुनिया भर के बैंकों, खदानों के भीतर क्या हो रहा है तमाम विस्तृत जानकारियाँ आपके सामने लाकर रखी। सचिन, हमारे मुंबई स्टूडियो में आने के लिए और द बोनस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। समृद्धि शास्त्र में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह किसी एक खास शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी, मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आपकी जो डिटेल, ऐसा नहीं है कि मैं नॉलेज ला पाया, आप नॉलेज ला पाए, और इतनी डिटेल में आपने इसकी तैयारी करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।